तो क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड के आयन्स या मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करने की या फिर उनको सेलेक्ट करने की एबिलिटी सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होती है, इसलिए दिस लेयर ओनली इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, नॉट द अदर टू लेयर्स विच आर प्रेजेंट अबव इट। एंड दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है। ये हम आगे देखेंगे भी, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में आएगा तो वहाँ पे लिखा है कि ये भी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो ऑब्वियसली ये दोनों सिमिलर हैं। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल का खाली डिफरेंस होता है। ये हम देखते भी हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था। प्रोकैरियोट्स में पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड की होती है, और यूकैरियोट्स 4 टाइप के होते हैं क्योंकि उनमें तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वॉल्स पाई जाती है। तो डिफरेंट सेल वॉल का होता है, नॉट द सेल मेम्ब्रेन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू मीजोजोम, हमने पीछे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे गिवन थी डायग्राम, उसको नहीं देखा था, इसको एक बार लर्न कर लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है और प्रोकैरियोटिक सेल मींस बैक्टीरिया, इन दोनों में 10 टाइम्स का डिफरेंस होता है। हमने देखा था कि जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है उससे भी 10 गुना छोटा होता है माइकोप्लाज्मा। अब जो बैक्टीरिया होता है उससे 10 गुना बड़ी होती है यूकैरियोटिक सेल्स। तो ऐसे आप इन दोनों को याद रखेंगे। 10 से 20 माइक्रोमीटर होती है यूकैरियोटिक सेल्स, और प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया होती है 1 से 2 माइक्रोमीटर। इसके बाद पीपीएलओ मींस प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये भी प्रोकैरियोट्स के अंडर आते हैं, हमने पीछे देखा था। एंड इनमें एक बहुत अच्छा सा ट्रेंड बन रहा है इन सब के साइजेस में। यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है उससे 10 गुना छोटा होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, टिपिकल बैक्टीरिया का उससे 10 गुना छोटा होता है फिर पीपीएलओ का। अब पीपीएलओ और बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं, तो इनमें से कौन सा बड़ा होगा ये कैसे आप याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे टिपिकल बैक्टीरिया लिखा है, और बैक्टीरिया बहुत टाइप के होते हैं तो रेंज में होगा ना इसका साइज, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं इसलिए। पीपीएलओ क्योंकि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है इसलिए उसका साइज एक टिपिकल होगा, एक ही वैल्यू होगी, इसलिए 10 गुना छोटा ये पीपीएलओ होगा 0.1 माइक्रोमीटर, और 1 से 2 होगा टिपिकल बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स का। इससे भी छोटे होते हैं वायरसेस, जिनका साइज 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी पीपीएलओ से भी 10 गुना छोटा है ये। तो ऐसे 10 टाइम्स डिक्रीज होते जाते हैं साइजेस। एंड वायरसेस नॉन लिविंग सेल्स होते हैं, ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा था। क्रिस्टलाइन इनर्ट स्ट्रक्चर होती है इनकी आउटसाइड द होस्ट। तो ये देखिए क्रिस्टल्स बने हुए हैं ये, एंड साइज डेफिनेटली हमें दिख रहा है पीपीएलओ से भी छोटा है इनका। तो इस सीक्वेंस में सबसे लास्ट में आएंगे, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। सो यहाँ हमने देखी स्ट्रक्चर्स। अब मीजोजोम की बात करते हैं। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है मीजोजोम, वी हैव ऑलरेडी सीन इट, फोल्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल्स। जी हाँ, इन फोल्डिंग्स होती हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमले। तो ये टाइप्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप्स के, या तो वेसिकल्स की फॉर्म में उनकी मॉडिफिकेशन हो सकती है, ट्यूब्यूल्स या लैमले। इन तीनों नामों को आप एक साथ ऐसे याद रख सकते हैं, इन तीनों में एल ई आ रहा है, वेसिकल्स में भी एल ई आता है, ट्यूब्यूल्स में भी एल ई, और ई एल आता है लैमले में, यानी एल ई इसमें भी एक साथ आ रहा है। तो तीनों में एल ई आ रहा है, इससे तीनों नाम आपको याद रह जाएंगे, थोड़ा सा आइडिया तो लग ही जाएगा। और 3 होते हैं इसके टाइप्स ऑफ मीजोजोम, जो एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये आप ऐसे याद रखेंगे कि जो सेल एनवलप होता है बैक्टीरिया का उसमें भी 3 लेयर्स पाई जाती हैं, तो उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन के 3 टाइप होते हैं, ऐसे आपको याद रह जाएगा। अब इनके फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशलाइज्ड फॉर फंक्शंस बोला था पीछे। अब देखते हैं कितने सारे हैं। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, एंड एक एक फंक्शन आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा डेफिनेटली। पहला है सेल वॉल फॉर्मेशन, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सीक्रेशन प्रोसेसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। तो मीजोजोम के अंदर 2 एस आते हैं, इससे आप ये याद रख लीजिए कि सीक्रीशन प्रोसेस में ये हेल्प करती है।
स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है मीजोजोम, ऐसे भी याद रख सकते हैं, स्पेशलाइज्ड फॉर सीक्रेशन, ऐसे सिर्फ ये एक याद रख लीजिए, इससे दो और आपको याद रह जाएंगे इसके फंक्शंस। पहला है सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल क्योंकि एक सेल प्रोडक्ट होती है, यानी सेल इटसेल्फ सीक्रेट करती है सेल वॉल को, तो सीक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करती है मेसोसोम, तो सेल वॉल फॉर्मेशन में करेगी ही। एंड दूसरा एंजाइमेटिक कंटेंट को भी इंक्रीज करती है, एंड एंजाइम्स को भी तो सीक्रेट ही करती है सेल, तो सीक्रेट होने से ही एंजाइमेटिक कंटेंट इंक्रीज होगा, ये भी ऐसे आपको याद होएगा। और डीएनए रेप्लिकेशन में ये हेल्प करती है इन द फॉर्म दैट इट प्रोवाइड्स द एंजाइम रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो अगेन इसकी हेल्प से आपने ये लर्न कर लिया। एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी ऑफ कोर्स डी से डीएनए रेप्लिकेशन एंड डी से डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये दोनों प्रोसेसेस में हेल्प करती है मीजोजोम। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। देखो जो यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो रेस्पिरेशन की हेल्प से एटीपी जनरेट करवाता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है, यहाँ मीजोसोम का वो फंक्शन होता है। एम से आप याद रख सकते हैं, दोनों एनालॉगस स्ट्रक्चर्स होती हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, तो रेस्पिरेशन में काम आएंगी मीजोसोम्स, ये आपको ऐसे याद रखना है। एंड दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इन फोल्डिंग्स होती है ना इसमें मीजोसोम में, एंड ये आप पढ़ेंगे आई थिंक जो 16 चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसमें एक लाइन गिवन है दैट म्यूकोसा लेयर जो होती है एलिमेंट्री कनाल की, वो इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई फॉर्म करती है विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं ना, इन फोल्डिंग्स वगैरह, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने का ही काम करते हैं इसमें, क्योंकि इन फोल्डिंग्स हो रही हैं तो सरफेस एरिया ऐसे इसमें इंक्रीज होगा। So that's how you remember the functions of mesosomes. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm. तो ये भी inside the cytoplasm ही extension होते हैं, क्रोमेटोफोर्स साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये पाए जाते हैं। आप जानते हैं साइनोबैक्टीरिया एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं इसको। क्रोमेटोफोर कंटेन्स पिगमेंट्स, तो प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका एनालोगस स्ट्रक्चर साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है क्रोमेटोफोर्स। क्रोमा वर्ड का ही मतलब होता है कलर, तो जो चीज़ कलर्ड पिगमेंट्स को कंटेन करेगी दैट वुड बी क्रोमेटोफोर इन साइनोबैक्टीरिया। इट इज़ एनालोगस टू क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन की फॉर्म में। Now the bacterial cells, if they are motile, they'll contain a thin filamentous extension from their cell wall called flagella. तो फ्लैजिला एफ से है और फिलामेंटस भी एफ से, ये तो आपको याद रह ही जाएगा। आपको ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये सेल वॉल की एक्सटेंशन है, एक्चुअली सेल वॉल की नहीं होती एक्सटेंशन, आगे यहाँ पे गिवन है दैट सेल सरफेस से फिलामेंट जो पोर्शन होता है, इसमें 3 पोर्शन होता है बेसिकली फ्लैजेला में, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। एंड फिलामेंट सबसे लंबा होता है इनमें, लॉन्गेस्ट पोर्शन विच एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस। देखिए सेल वॉल से एक्सटेंड नहीं कर रहा है, सेल सरफेस यानी सेल इटसेल्फ से एक्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ इसको बोला एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अगर आप बाहर से देखते हैं माइक्रोस्कोप से, अगर बैक्टीरिया को देखते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर जो आपको बाहर से दिखती है दैट वुड बी सेल वॉल, तो आपको उसमें अराइज होता हुआ दिखेगा सेल वॉल से, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इट इज़ एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल। आगे आप देखेंगे यूकैरियोट्स के केस में वहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स, वहाँ पे बोला है दिस जो फ्लैजिला है इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो क्योंकि यूकैरियोट्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, वहाँ पे दिख रही है सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन, लेकिन इन एक्चुअल फैक्चुअली अगर आप देखें तो सेल सरफेस से ही एक्सटेंड करती है ये। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, तो ये हमने प्लांट किंगडम के अंदर देखा था जहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ एल्गी थी, तो उसमें भी नंबर भी डिफरेंट था फ्लैजिला का और अरेंजमेंट भी डिफरेंट थी। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि बैक्टीरिया में भी ऐसा ही होता है। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स,
थ्री पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तो तीन पार्ट्स होते हैं इसमें। फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। देखिए सेल सरफेस से फ्लैजिला इटसेल्फ अराइज करती है, एंड ये फिलामेंट जो लॉन्गेस्ट पोर्शन है ये भी सेल सरफेस से अराइज करता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हुक और बेसल बॉडी ये कितने छोटे हिस्से होते हैं फ्लैजिला के। एफ से फ्लैजिला, एफ से फिलामेंट, इससे आप याद रखेंगे यही इसका लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। एंड ये सीक्वेंस भी होता है, बेसल बॉडी सबसे निचला पार्ट होता है इसका, फिर हुक आता है, देन फिलामेंट। तो इसी सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं ये। बिसाइड्स फ्लैजिला, pili and fimbriae are also surface structures of the bacteria, but they do not play any role in motility। तो फ्लैजिला ही मोटिलिटी में हेल्प करती है बैक्टीरिया को। ये हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी देखा था, और यहाँ भी लिखा है कि सिर्फ फ्लैजिला ही हेल्प करती है मोटिलिटी में। एक्चुअली रीज़न ये होता है कि काफ़ी बड़ी होती है फ्लैजिला, एंड फिम्ब्रे एंड प्लाई ये बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, मोटिलिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। लेकिन सरफेस स्ट्रक्चर्स होती हैं ये भी, ये आपको आगे भी पता चलेगा। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। तो पी से पिलाई और पी से प्रोटीन, ऐसे आप याद रखेंगे। एक्चुअली हमने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था ना कि प्रीमिटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बैक्टीरिया के अंदर, सो वो इन पिलाई की वजह से ही होता है, एंड इसलिए इनको सेक्स पिलाई भी बोला जाता है। सो प्रीमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पी से स्टार्ट हो रहा है प्रीमिटिव, और पी से पिलाई, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये लिंक करनी आनी चाहिए इन्फॉर्मेशन आपको दो चैप्टर्स की। The fimbriae are small bristle like fibers sprouting out of the cell। तो फाइबर्स होते हैं फिम्ब्रे, ये ऐप से आप याद रख सकते हैं। एंड स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल बिकॉज ये सरफेस स्ट्रक्चर होती है। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक्स इन स्ट्रीम एंड आल्सो टू द होस्ट टिश्यूज। तो सम बैक्टीरिया इसलिए बोला क्योंकि बैक्टीरिया कोस्मोपोलिटेन होता है ना, ये हमेशा तो स्ट्रीम्स यानी एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पाया नहीं जाएगा, सिर्फ कुछ ही एक्वाटिक होते हैं बैक्टीरिया। तो इसीलिए यहाँ पे सम बैक्टीरिया बोला गया है। एंड होस्ट टिश्यू मीन्स पैरासिटिक भी होते हैं कुछ बैक्टीरिया, इसलिए जो होस्ट के टिश्यू से स्टिक करने में जो चीज़ हेल्प करती है इट इज़ फिम्ब्रे। एंड क्योंकि स्टिक करने में हेल्प करिए तो ये आउटर मस्ट होनी चाहिए, इसलिए ये सरफेस स्ट्रक्चर होती है। पिलाएँ भी सरफेस स्ट्रक्चर होती है। यह आपको ऐसे याद रह जाएगा क्योंकि फिम्ब्रे के साथ ही आ रही है ना पिलाई, ये दोनों एक साथ आ रही हैं, तो फिम्ब्रे का आपने जान लिया, पिलाई भी होती है, आपको ऐसे याद रह जाएगा। नाउ राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज, ये जो राइबोसोम है इट इज़ द ओनली टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड इंक्लूजन बॉडीज़ को भी इसी के साथ इंक्लूड कर लिया गया है। वैसे ये अलग टॉपिक है इंक्लूजन बॉडीज़, लेकिन बैक्टीरिया में इनके अलावा कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं, इसलिए इन दोनों को इकट्ठा ही डिस्कस कर दिया गया है यहाँ पे। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। नाउ दिस थिंग मस्ट बी क्लियर टू यू, क्योंकि हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही मॉडिफिकेशन होती है मीजोजोम, जो कि सिक्रीशन में हेल्प करती है। एंड सिक्रीशन जहाँ मेंशन ना हो आप उसको समझ सकते हैं कि ये प्रोटीन का सिक्रीशन ही है, क्योंकि जब सबसे पहले जब बनता है कुछ डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो सबसे पहले प्रोटीन ही बनता है, उसके बाद मॉडिफिकेशन होती है उसकी किन्हीं भी दूसरे कंपाउंड या स्ट्रक्चर्स में। सबसे पहले बनता प्रोटीन ही है। तो और प्रोटीन बनता है, एंड राइबोसोम्स हैं स्ट्रक्चर्स जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो मीजोसोम्स यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इसलिए ये एसोसिएटेड हो गए क्योंकि वो हेल्प करती है सिक्रीशन में। दे आर अबाउट 15/20 नैनोमीटर इन साइज। तो 15/20 को ऑलमोस्ट आप 1 मान सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है कि साइज बहुत छोटा है राइबोसोम्स का, नैनोमीटर्स के अंदर है। 10 से 20 माइक्रोमीटर साइज था एक यूकैरियोटिक सेल का, यहाँ 1000 गुना छोटा हो गया है साइज। 10⁹ होता है नैनोमीटर, -9 -6 होता है माइक्रोमीटर। तो ये आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में याद होना चाहिए कि कितना छोटा है, 1000 गुना छोटा है। एंड इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राइबोसोम जिसके साथ एसोसिएटेड होते हैं वो mRNA होता है। एम जहाँ पे भी राइबोसोम का नाम लिया जाएगा mRNA वहाँ होगा ही, इसके बिना इसका काम नहीं हो सकता। इससे अटैच होकर ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है।
तो mRNA के अंदर m और n आ रहा है एंड n इसमें कैपिटल है और m स्मॉल है। इसे आप याद रखेंगे कि n पहले आएगा m बाद में, यानी नैनोमीटर, ऐसे आप इसे याद रखेंगे कि नैनोमीटर में साइज होता है राइबोसोम्स का। एंड आप जानते हैं कि छोटा साइज क्यों होता है, क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, काफ़ी छोटा साइज होता है। राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, 1% का डिफरेंस नहीं होता, इसलिए बोला गया था कि दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स। That much in size are made up of two subunits 50s and 30s units which when together present from 70s prokaryotic ribosomes। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं 70s, यूकैरियोटिक होते हैं 80s। ये s क्या होता है ये आगे आने वाला है इसी चैप्टर में। 70s फॉर्म बनी होती है 50 और 30s यूनिट्स। तो ये एक कंसेप्ट है इसमें, 50 + 30 होता है 80, लेकिन ये फॉर्म कर रहा है 70s को। ऐसे ही जो 80s होती है यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में, वो 60 + 40 से बनती है। तो यहाँ पे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, देखिए 5, 3 और 1, यानी 50 और 30 जब जुड़ेंगे तो 10 उसमें से माइनस होगा, 5, 3, 1 ऑड नंबर्स हैं, यहाँ से 10 माइनस होगा तो 70 आ जाएगा, 80 - 10। वहाँ पे इवन नंबर आ रहे हैं 60 + 40, 60 और 40 जब जुड़ेंगे तो उनमें से 20 माइनस हो जाएगा, 6, 4, 2, तो 100 हो गया तो उसमें 20 माइनस होगा तो 80s। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि कैसे ये यूनिट्स जुड़ के टाइप ऑफ राइबोसोम्स बनाती हैं। Ribosomes are the site of protein synthesis. Several ribosomes may attach to single mRNA and form a chain called polyribosomes or polysome. The ribosomes of a polysome translate mRNA into proteins. तो ये सिंगल mRNA एक थ्रेड होता है न्यूक्लिक एसिड्स का, जो कि इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जिसके बेसिस पे प्रोटीन बनने होते हैं। तो ये राइबोसोम्स इसी mRNA पर अटैच करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं इसकी इंफॉर्मेशन इनटू प्रोटीन्स। तो जो रीड करता है इस इंफॉर्मेशन को जो mRNA पे लिखी होती है उसको बोलते हैं राइबोसोम्स। आर से राइबोसोम, आर से रीड, आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक्चुअली राइबोसोम के अंदर भी कुछ तरह के mRNA पाए जाते हैं जो रीड करते हैं इस इंफॉर्मेशन को, लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वहाँ पे डिटेल में आता है, तो वहाँ पे इसको देख लिया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रखना सफिशिएंट आपके लिए। नाउ द इंक्लूजन बॉडीज, they are the reserve material in prokaryotic cells and are not bound by any membrane, they lie free in the cytoplasm। तो membrane bound तो कुछ भी नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, तो ये भी lie करेंगी freely in the cytoplasm। this is must be an obvious thing to you। इंक्लूजन बॉडीज बेसिकली रिजर्व मटेरियल को स्टोर करने के लिए होती हैं। एंड इसका आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं इसके एग्जाम्पल से। देखिए वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। एंड ग्लाइकोजन एक स्टोरेज बॉडी होती है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। प्लांट्स में स्टोरेज होती है स्टार्च, और एनिमल्स में होती है ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड फूड के फॉर्म में एक्ट करती है। तो इससे आप याद रखेंगे कि रिजर्व मटेरियल होते हैं इंक्लूजन बॉडीज़। एंड इनके एग्जांपल्स हैं फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस क्योंकि राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी को इकट्ठा लिखा गया है यहाँ पे, एक ये भी है कि ये जो राइबोसोम्स हैं ये भी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये आप आगे देखेंगे जब डिटेल में आएगा राइबोसोम्स। तो क्योंकि ग्रैन्यूल्स ही होते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ भी, तो इसलिए इनके साथ इनको बता दिया गया है यहाँ पे। तो 3 टाइप के होते हैं ये, फॉस्फेट, साइनोफाइसिन, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आप जानते हैं एनवायरनमेंट से CO2 लेगा, H2O के साथ कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, यानी कि कार्बन सोर्स बनाएगा जो कि एनर्जी उसको प्रोवाइड करता है। तो CO2 ले रहा है ना वो एनवायरनमेंट से, यानी कि गैस ले रहा है, तो इसलिए उनमें गैस वैक्यूल्स बन जाते हैं। ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं।
ब्लू ग्रीन तो साइनोबैक्टीरिया होता ही है, ये हम जानते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक होता है। इसके अलावा पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जिनमें गैस वैक्यूल्स बनते हैं, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो पी से पर्पल और पी से फोटोसिंथेटिक, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और ग्रीन है कोई बैक्टीरिया, और ग्रीन लीव्स भी होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, तो ऐसे आप याद रखेंगे कि इनमें भी फोटोसिंथेसिस होगी। So that's how we are done with the prokaryotic cells. Now there is eukaryotic cells. The eukaryotes include all protista से लेके एनिमेलिया तक, बेसिकली प्रोटिस्टा, फिर फंजाई आता है, देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं, मोनेरा। The eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound organelle. तो कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं विद इन अ सेल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनेल्स, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इन कंपार्टमेंट्स को। एंड ऑफ कोर्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये सारे ऑर्गेनेल्स, दिस वी नो वेरी वेल, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है ये आप ऐसे याद रखते हैं कि क्योंकि यू कैरियोट्स में होता है ना, ई से यू कैरियोट स्टार्ट हो रहा है और ई से एक्सटेंसिव है, ये नॉट इंटेंसिव, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स पोजेसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवलप। तो ऑर्गेनाइज का मतलब यही है कि बाउंड होता है ये एक अंडर सर्टेन बाउंड्री, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स इसलिए बोला गया है क्योंकि मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम था ना, इसलिए ये भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड ये साइटोस्केल्टल स्ट्रक्चर्स ही लोकोमोटरी फंक्शन की होती हैं। इनकी डिटेल्स आगे दी गई है इसी चैप्टर में। प्लांट पोजेसेस सेल वॉल्स, प्लास्टिड्स एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। तो सेल वॉल्स होती हैं प्लांट सेल में, ये तो आपको पता ही है। प्लास्टिड्स भी होते हैं। प्लास्टिड्स बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, जो कि आगे आने वाला है डिटेल में। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी ऐसी चीज़ है तो सिर्फ प्लांट्स में होती है। ये स्ट्रक्चर्स गिवन है आपको प्लांट और एनिमल सेल की, तो उसमें आपको दिख जाएगा सिर्फ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सिर्फ होता है प्लांट सेल्स में। इसके अलावा एनिमल सेल्स के पास सेंट्रियोल्स होता है विच इज़ एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। तो ये एक चीज़ होती है जो एनिमल सेल्स के लिए यूनिक है। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, पैरासिटिक प्लांट्स, उनका नेचर क्योंकि एनिमल्स के जैसा होता है, तो उनमें हो सकता है कि एनिमल्स का जो फीचर है सेंट्रियोल ये भी प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स इसीलिए लिखा गया है, सभी में ऐसा नहीं होता, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। अब डिटेल स्ट्रक्चर दी गई है प्लांट सेल और एनिमल सेल की। पहले है डिफरेंशिएशन बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे आने वाला है, दो टाइप का होता है ये, रफ और स्मूथ। रफ एज द नेम सजेस्ट, इस पे कुछ रफनेस होगी। हाँ, ये रफनेस होती है इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स, जिसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यहाँ पे लेबलिंग मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे लिखा है राइबोसोम, ये रहा। एक्चुअली ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है इसके ऊपर ये भी राइबोसोम ही है, यहाँ पे लेबलिंग नहीं की गई है, नीचे की गई है इसकी। तो ये राइबोसोम्स होता है, इसी की वजह से इसको रफ बोलते हैं। स्मूथ के ऊपर कुछ नहीं होता राइबोसोम वगैरह, इसलिए इसको स्मूथ ईआर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और लाइजोसोम एक स्ट्रक्चर होती है जो आई थिंक प्लांट और एनिमल सेल्स इन दोनों में पाई जाती है। देखिए एक्चुअली दीज लाइबोसोम्स, इनको सोसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे जब इनका डिटेल में फंक्शन बताया जाएगा। न्यूक्लियस दिखाया गया है, ऑफ कोर्स सेंट्रल चीज़ होती है न्यूक्लियस। देखिए सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है, दिस वी नो वेरी वेल। आई एम सेइंग दैट मेन थिंग न्यूक्लियस होती है किसी भी सेल के अंदर, वेदर इट इज बी
प्लांट और एनिमल सेल्स। न्यूक्लियोलस इसके अंदर की स्ट्रक्चर होती है, ये हम आगे देखेंगे जब न्यूक्लियस डिटेल में आएगा क्या फंक्शन होता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के अंदर होता है ये। गोल्जी अपरेटस ये भी प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाई जाती है एंड न्यूक्लियस के नज़दीक होती है ये काफ़ी। इसका फंक्शन क्या है ये हम आगे देखने वाले हैं। न्यूक्लियर एनवलप होता है ऑफ कोर्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लांट सेल में एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड होती है सेल वॉल। इन दोनों के बीच में एक लेयर है मिडल लैमेला, इसका भी फंक्शन आगे बताया गया है। बेसिकली ये ग्लू करती है टू डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल सेल्स। उसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है। इसकी स्ट्रक्चर्स एज इट इज़ गिवन है इसी चैप्टर में, तो वहाँ से हमें याद हो जाएगा। और क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं ऑफ कोर्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कैरेक्टरिस्टिक होते हैं प्लांट सेल्स के। साइटोप्लाज्म है ये मेन चीज़ जिसमें ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। पर ऑक्सीजोम इनके बारे में डिटेल में इस चैप्टर में नहीं बताया गया है, लेकिन लास्ट में कुछ थोड़ा सा बताया गया है एट द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या फंक्शन हो सकता है इनका। माइक्रोट्यूब्यूल दिस इज अ टाइप ऑफ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, जो कि पीछे हमने बताया। इसके बारे में डिटेल में आएगा आगे, तब वहाँ देखा जाएगा। माइक्रोफिलामेंट्स भी होते हैं साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, ये माइक्रो से स्टार्ट होते हैं ये। प्लाज्मोडेस्माटा ये कनेक्शंस होते हैं जो दो डिफरेंट प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं। बेसिकली ये प्लाज्मोडेस्माटा भी प्लांट सेल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं पीछे जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को डिफरेंशिएट करती हैं, सिर्फ कुछ ही बताई गई हैं। प्लाज्मोडेस्माटा भी एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स के अंदर। पी से प्लांट्स और पी से प्लाज्मोडेस्माटा, एक्चुअली इसका एग्जैक्ट फंक्शन भी आएगा आगे। सो ये देखिए हमने लेबलिंग किसी भी प्लांट सेल की। देखिए माइक्रोविलाई लिखा गया है यहाँ पे, इसका मतलब ये एलिमेंट क्या बोलते हैं उसको, एनिमल सेल है। और माइक्रो वर्ड ये एसोसिएटेड होगा साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर के साथ ही। आप आगे देखेंगे माइक्रो के साथ काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स में आती हैं। तो ये हैं वो स्ट्रक्चर्स जो हेल्प करती हैं इन लोकोमोटरी फंक्शंस, ये हम आगे भी देखने वाले हैं। तो एनिमल सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक है ये बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, प्लांट सेल्स में नहीं होगी ये। एंड इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो मैंने आपको पीछे बताया था ना एग्जांपल, एलिमेंट्री कनाल में म्यूकोसा लेयर की जो ऊपर सरफेस के ऊपर स्ट्रक्चर होती हैं, दीज आर माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन में जो पाई जाती हैं। तो एलिमेंट्री कनाल ये एनिमल्स का ही तो होता है, प्लांट्स का नहीं होता ना, इसलिए आप याद रखेंगे कि एनिमल सेल्स के साथ एसोसिएटेड है ये। गोल्जी बॉडी, SER, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, ये सारी स्ट्रक्चर्स कॉमन होती हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया प्लांट और एनिमल सेल्स में। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और स्मूथ को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसके ऊपर राइबोसोम चिपका होगा और रफ है, स्मूथ के ऊपर कुछ नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रियन, राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन एन एनिमल सेल, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। पर ऑक्सीजोम कॉमन होती है दोनों में। सो एनिमल सेल भी हमने देख लिया। नाउ इन सारे ऑर्गेनेल्स को डिटेल में डिस्कस किया गया जो कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होती है, बाकी सारे ऑर्गेनल्स इसके अंदर ही पाए जाते हैं, इसलिए इसको सबसे पहले डिस्कस किया गया है। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। तो ये डेट आपको याद नहीं रखनी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। दो ऐसे चैप्टर हैं सिर्फ जहाँ पे आपको एग्जैक्टली डेट्स याद रखनी है, एंड वहाँ पे याद रखी जा सकती हैं डेट्स। एक सीक्वेंस है उसमें इवेंट्स का जो जिसमें डेट्स भी वेरी कर रही हैं, तो उसमें याद रखना आसान है, इसलिए उसमें याद रख सकते हैं। बाकी किसी भी चैप्टर में आपको डेट्स याद नहीं रखनी है, कभी भी नहीं पूछी गई हैं नीट में। और एक 2017 में क्वेश्चन आया था जहाँ पे
कौन से सालों में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट के ऊपर, वो पूछा गया था। वो इसलिए पूछ लिया गया था क्योंकि वो याद रखना आसान है कि 7 साल एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल ने, ये मेंशन्ड है थ्योरी में, इसलिए उसको याद रखना आसान है, इसलिए वो पूछ लिया गया था। बाकी डेट्स नहीं पूछी जाती नीट में, इसलिए आपको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमने पीछे पढ़ा था डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही पढ़ी जा सकी थी, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी डिटेल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही स्टडी की गई। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially human RBC, are enabled scientists to deduce the possible structures of the प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब केमिकल स्टडी इसलिए बोला गया क्योंकि कौन से केमिकल थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये हमें इन स्टडी से पता लगा है। और ह्यूमन आरबीसी इसलिए चूज़ की गई इस पर्पस के लिए क्योंकि अंदर से खाली होती है, ये न्यूक्लियस नहीं होता अडल्ट ह्यूमन आरबीसी में, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ई न्यूक्लिएटेड होती हैं अंदर से क्योंकि खाली हैं। केवल मेन स्ट्रक्चर इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, तो केमिकली इसको फाइंड करना आसान है कि कौन से केमिकल्स हैं होंगे इसमें। जो केमिकल्स होंगे भाई वो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही होंगे क्योंकि मेन स्ट्रक्चर इसमें यही होती है, अंदर से खाली होती है ये। These studies show that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins। तो इनका क्या क्या प्रोपोर्शन होता है ये भी आगे बताया जाएगा इन दोनों केमिकल कंपोनेंट्स का। मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ bilayer, the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part. This ensures that non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment। तो सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर ही होता है, तो इसलिए उस एक्वस एनवायरनमेंट से इन लिपिड्स को प्रिवेंट करने के लिए पोलर हेड होते हैं टुवार्ड्स द आउटर साइड। पोलर है मीन्स वाटर भी तो पोलर ही होता है, एंड ऑपोजिट से इससे रिएक्ट कर सकता है, वाटर सेम से रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए पोलर हेड आउटर साइड पे होते हैं। हाइड्रोफोबिक टेल जो कि हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती हैं बेसिकली, दीज आर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये रिएक्ट कर सकती हैं वाटर के साथ, यानी डीस्टेबलाइज कर सकती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसलिए इनको इनर साइड रखा जाता है नॉन पोलर टेल्स को। तो बाई लेयर में अरेंज होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, ये आपको क्लियर हो जाएगा डायग्राम से, दो कि नीचे गिवन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। हाइड्रोफोबिक टेल्स पाई जाती हैं इनमें, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स फियर, मीन्स वाटर से फियर करती हैं ये टेल्स, इसलिए ही तो उसके जस्ट अपोजिट साइड पे होती हैं, इनर साइड पे होती हैं। ये हमने यहाँ से देखा। और हाइड्रोफोबिक में PHO आता है, फो, तो इससे आप याद रखेंगे जो मेजर लिपिड्स हैं वो फोस्फोलिपिड्स होते हैं, इसमें भी PHO आ रहा है, फो। एंड वन मोर थिंग, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इसमें पाए जाते हैं। इवन दो आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स में कि जो लिपिड्स होते हैं उनमें जो हाइड्रोकार्बन्स पाया जाता है वो सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, सिंगल या डबल बॉन्ड्स दोनों उनमें पाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर शुगर्स पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर ह्यूमन आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, तो शुगर से S और सैचुरेटेड भी से भी S, तो ऐसे आप याद रखेंगे इसमें सैचुरेटेड ही हाइड्रोकार्बन्स होंगे, नॉट अनसैचुरेटेड। द इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रोल, तो ये स्ट्रक्चर से क्लियर होगा आपको। देखिए कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे गिवन है, तो ये आपको याद रह जाएगा कि स्ट्रक्चर्स में गिवन था, तो इसलिए होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, तो प्रोटीन होता है ये तो हमें ऑलरेडी ऊपर पता ही चल गया था, कार्बोहाइड्रेट भी होता है ये भी हमें बाद में पता चला। एंड दीज वर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस, बायो मीन्स लाइफ एंड केमिकल मीन्स अगेन, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स और कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे हैं इनसाइड अ सेल विच इज़ लिविंग, बायो वर्ड वहाँ से आया, तो इसलिए इनको बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस बोल सकते हैं। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरी कंसिडरेबल इन डिफरेंट सेल टाइप्स,
तो क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकती है डिफरेंट सेल्स की, इसलिए उनमें रेशो ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन्स भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यही दो वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, उसको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स आल्सो, वो सब इन्हीं दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती हैं, प्रोटीन और लिपिड्स। तो क्योंकि स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होती हैं तो इसलिए इनका रेशो भी डिफरेंट होगा डिफरेंट सेल टाइप्स में, क्योंकि प्रोटीन कुछ और कंट्रीब्यूट कर रहा होगा इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और लिपिड कुछ और। In human beings, the membrane of erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipids. तो आपको ये दोनों नंबर तो यहाँ से याद रह ही जाएंगे कि 52 और 40, लेकिन कौन सा किसका होता है ये भी आपको याद रखना है। देखिए प्रोटीन जो वर्ड है ये थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू लिपिड, इसे आप याद रखेंगे 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है ह्यूमन आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इवन दो जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में उसमें हम देखेंगे कि इन जनरल एक सेल के अंदर ज़्यादा पोर्शन पाया जाता है प्रोटीन का एज़ कम्पेयर टू लिपिड्स। तो इसको हम वहाँ पे क्योंकि कंटिन्यू करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे उसको डिस्कस करना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने अलग से आपको बता दिया कैसे याद रखना है। ज़्यादा प्रोटीन का पोर्शन होता है ह्यूमन आरबीसी में, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल। Peripheral proteins lie on the surface of the membrane, while integral proteins are partially or totally buried in the membrane. तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे, यानी उनको कितनी आसानी से मेम्ब्रेन के बाहर निकाला जा सकता है, इसके आधार पे दो टाइप के होते हैं। इंटीग्रल एज द नेम सजेस्ट इनसाइड बरीड होंगे वो या तो पार्शली या टोटली। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहे होंगे, देखिए ये एक जो प्रोटीन है ये आधा पूरा अंदर घुसा हुआ है और आधा बाहर निकला, और ये आधा अंदर है और दोनों साइड से आधा बाहर है। तो दोनों टाइप के हो सकते हैं, या तो पार्शली या फिर टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। ये आपको स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है। एंड पेरिफेरल एज द नेम इज सजेस्टिंग, पेरीफेरी यानी सरफेस पे प्रेजेंट होंगे और इनको निकालना आसान होगा। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कौन सा प्रोटीन्स को निकालना आसान है और कौन से प्रोटीन्स को मुश्किल। शुगर्स प्रेजेंट होती हैं आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंड यही हेल्प करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, इन्हीं की वजह से वो फॉर्म होता है। ये हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में, कैसे ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स को डिसाइड करती हैं। तो ये शुगर्स ही होती हैं बेसिकली। अभी के लिए इतना जान लीजिए आप। पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पे पाया जाएगा, इसको निकालना आसान है एज कम्पेयर टू दिस इंटीग्रल प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होती है, ये देख लीजिए यहाँ से अब क्लियर हो रहा होगा आपको, ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये लेयर पाई जाती है। एंड कोलेस्ट्रॉल भी होता है ह्यूमन आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये भी आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ जितनी लोकेशंस पे ये कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है आपको, वहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल्स नहीं दिखेंगे आपको उस एरिया में, उस रीजन में। इसका रीज़न ये है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के पीछे ओल आ रहा है ना, मीन्स ये अल्कोहल से डिराइव्ड है। तो अल्कोहल्स भी वाटर की तरह ही पोलर होते हैं, तो इनसे दूर रहेंगी हाइड्रोफोबिक टेल्स, ऐसे आपको याद रखना है। एंड ये जो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसके बारे में आगे बताया गया है। An improved model of the structure of the cell membrane was proposed by Singer and Nicholson, widely accepted as fluid mosaic model of the plasma membrane. तो सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था दिस मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। ये आपको याद रखना है, याद होना चाहिए इन दोनों साइंटिस्ट के नाम, डेफिनेटली आपसे पूछे जा सकते हैं। सिंगर की स्टार्टिंग में SIN आता है सिन, और निकोल्सन की एंडिंग में सन आता है। तो सिन और सन आपको एक साथ याद रह जाएंगे इन दोनों के नाम। एंड यही दो नाम एसोसिएटेड हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के साथ, या आप एक वर्ड याद रख सकते हैं इनसेन, आपने सुना होगा ये। तो इससे आप याद रखेंगे, एन आता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पीछे, और इन दोनों में सिन और सन आता है, तो इससे आप याद रह जाएगा कि मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंगर और निकोल्सन ने दिया था।
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं ये आगे देखा जाएगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से। एंड इट वाज नॉट द ओनली मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल आए थे, बट दिस वाज द ओनली वन विच वाज वाइडली एक्सेप्टेड, इसलिए एनसीईआरटी में सिर्फ यही मैंशनड है। According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movements of the proteins within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as fluidity. तो ability to move is called fluidity, and of course proteins की ability होती है ये। एंड ये आपको पता भी होगा ऑलरेडी, द वन विच कैन मूव इज कॉल्ड फ्लूइड, विच कैन फ्लो, तो उससे एसोसिएटेड है फ्लूइडिटी। एंड ये लिपिड्स ही होते हैं जो अनेबल करते हैं प्रोटीन्स की मूवमेंट, क्योंकि लिपिड्स के अंदर ही गड़े होते हैं, लिपिड्स गड़े होते हैं, या प्रोटीन्स, या एग्जैक्टली पेरिफेरल और इंटीग्रल लिपिड्स के अंदर ही गड़े होते हैं ये, जो बाय लेयर होती है लिपिड्स की। तो लेटरल मूवमेंट ही क्योंकि अलाउ कर रही है, यानी आगे पीछे ही अलाउ करती है प्रोटीन्स की मूवमेंट को ये बाय लेयर, ना कि ऊपर नीचे भी अप्स एंड डाउन्स नहीं हो सकते, सिर्फ लेटरल मूवमेंट्स होती है। इसलिए क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का। क्वासी मीन्स हाफ फ्लूइड, तो इसलिए क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, इसलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। And the fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division, etc. तो ETC लिखा हुआ है, लेकिन जितने फंक्शंस यहाँ पे मेंशन्ड हैं उनको तो एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए। पहला है सेल ग्रोथ, तो अगर लूज होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड उसका नेचर होगा, फ्लेक्सिबल होगी मेनली, तो सेल ग्रो कर पाएगी। अगर कठोर होगी जैसे सेल वाल होती है प्लांट सेल के अंदर, तो वहाँ पे ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल इसीलिए है फ्लूइड नेचर के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस में भी हेल्प करता है ये फ्लूइड नेचर। ये हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, जहाँ पे ये जंक्शंस आते हैं, इंटरसेलुलर जंक्शंस। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं ये। तो जंक्शंस भी क्योंकि डिफरेंट सेल्स को कनेक्ट करते हैं, एंड ये कनेक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होने होते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल होनी चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनकी प्रेजेंस के लिए, इंटरसेलुलर जंक्शंस के लिए। उसके बाद है सिक्रेशन एंड एंडोसाइटिस, ये दोनों एसोसिएटेड थिंग्स हैं। सिक्रेशंस का मतलब सेल अपने से बाहर कोई चीज़ फेंक रही है, एंडोसाइटोसिस का मतलब अपने अंदर ले रही है कोई चीज़ सेल, तो रिलेटेड चीज़ें हैं या अपोजिट है। इन दोनों के लिए ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका फ्लेक्सिबल यानी फ्लूइड नेचर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कठोर होगी यानी बैरियर की तरह एक्ट कर जाएगी, ना तो सीक्रेट कर पाएगी सेल, या कोई ना कुछ अंदर ले पाएगी, तो इसलिए फ्लूइड नेचर इन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट में है सेल डिवीजन, तो जब सेल डिवाइड करती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी 2 सेल्स की डिवाइड कर जाती हैं, एंड तभी ये पॉसिबल हो पाएगा जब फ्लेक्सिबल हों वो। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई प्लांट सेल के अंदर सेल डिवीजन का एक डिफरेंट मेथड अडॉप्ट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल्स, क्योंकि वहाँ पे सेल वाल प्रेजेंट होती है, तो डिफरेंट तरीका यूज़ किया जाता है सेल डिवीजन के लिए। वो हम सेल साइकिल चैप्टर में देखेंगे। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स that were in favor of the fluid nature of plasma membrane, and इसलिए ये widely accepted है मॉडल, fluid mosaic model. One of the most important functions of the plasma membrane is the transport of molecules across it, and ये हमने पीछे भी देखा था in case of prokaryotic plasma membrane, उसमें भी ये यही आता है कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो इंटरेक्ट आउटसाइड वर्ल्ड से वही करती हैं। इंटरेक्शन का मतलब यही होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सेल के अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, एंड सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये इसका यही मतलब है कि एग्जैक्टली सिमिलर होती है एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन। मैंने पीछे भी आपको बताया था, आ गया ये। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called passive transport. इसके अलावा एक और होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यहाँ कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है।
पैसिव अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो आप समझ रहे होंगे, अगर एनर्जी नहीं लग रही है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़रूर होगा, एक साइड हाइयर कंसंट्रेशन होगी एक साइड लोअर, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। पैसिवली होता है ये। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव क्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द concentration gradient that is from higher to lower concentration. Water is an example, so it can also move in this way, and the movement of water by diffusion is called osmosis. तो एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है डिफ्यूजन से जब मूव करता है वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसको ओस्मोसिस बोलते हैं। आपने सुना होगा आरओ, रिवर्स ओस्मोसिस जो होता है, उसमें इसके जस्ट अपोजिट प्रोसेस होती है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ वाटर ओनली, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये आता भी है आई थिंक सॉल्यूशन चैप्टर में जो केमिस्ट्री का है, वहाँ इसको पढ़ेंगे तो इससे आपको याद आ जाएगा कि आरओ से वाटर और वाटर से ऑस्मोसिस, आपको ऐसे याद हो जाएगा। एंड सिंपल डिफ्यूजन से होता है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्चुअली हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो चैप्टर है उसमें 3 टाइप का होता है ट्रांसपोर्ट। पैसिव ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, और तीसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इनके बारे में डिटेल्स वहाँ पे आएंगी। As the polar molecules cannot pass through non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane, and इसी को बोला जाता है facilitated diffusion। इन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होता है ये, जो कि मेम्ब्रेन में धसे होते हैं। क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल होगा, अगर कोई नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से कैसे पास हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे, पोलर और नॉन पोलर, तो रिएक्शन हो जाएगी, वहाँ पे पासेज नहीं हो पाएगा। ये हमने देखा भी था पीछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कि नॉन पोलर लेयर दूर रहती है, हाइड्रोफोबिक होती है एज कम्पेयर टू पोलर वाटर, सो इसलिए ऐसा होता है। A few ions or molecules are transported across membrane against their concentration gradient from lower to higher. Such a transport is energy dependent, in which ATP is utilized and is called active transport. For example, sodium potassium pump. तो लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन में आपको कुछ मॉलिक्यूल्स को पहुंचाना है तो एनर्जी तो वहाँ लगेगी ही। स्पॉन्टेनियस होता है ये फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, लोअर से हायर जा रहे हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और एनर्जी करेंसी किसी सेल की होती है एटीपी, दिस आपको पता होगा ये, तो इसलिए एटीपी की फॉर्म में एनर्जी लगेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एंड यहाँ पे फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स लिखा गया है, तो एनर्जी क्योंकि कम से कम लगाना चाहेगी सेल, इसलिए सिर्फ कुछ ही ऐसे आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। सोडियम पोटेशियम पंप इसका एग्जांपल होता है, इसको हम देखने वाले हैं आई थिंक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, जहाँ पे एक्सोन आपने पढ़ लिया होगा न्यूरॉन का, तो इसकी फंक्शनिंग कैसी होती है पंप की, ये आपको वहाँ पे पता लगेगा। Now the next component is cell wall. As you may recall, a non-living rigid structure called cell wall forms the outer covering of the plasma membrane of the fungi and plants. तो fungi और plants में cell wall होती है और आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इन दोनों में, लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती है। प्लांट्स में सेलुलोजिक होती है और फंजाई में काइटिन की बनी होती है, हमें पता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। मेन चीज़ यहाँ पे यह है कि ये नॉन लिविंग होती है। ऑफकोर्स जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो होती है लिविंग, ये नॉन लिविंग होती है। एंड रिजिड होती है सिर्फ ये उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, लिविंग चीज़ों में इसका कोई रोल नहीं है। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल बट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। तो शेप देती है सेल वॉल, ये तो हमने पीछे देख ही लिया था, आता भी है ये पीछे जो प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था हमने सेल एनवलप को, तो वहाँ पे आया था कि शेप देती है, मैंने आपको बताया था कैसे लर्न करना है। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, तो क्योंकि प्रोटेक्शन का ही ये मेनली काम करती है, तो चाहे किसी भी तरह का डैमेज हो, मैकेनिकल हो या कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, यानी बाहर से कोई पार्टिकल है या पैथोजन है वो अटैक करना चाह रहा है सेल को, तो सिर्फ सेल वॉल ही प्रोटेक्ट करेगी। रीज़न बहुत साफ है, क्योंकि आउटर मोस्ट यही होती है फंजाई और प्लांट्स में।
इट आल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो इसका यही मतलब है जो लास्ट में था, बैरियर की तरह एक्ट करती है और अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को प्रिवेंट करती है जाने से इनसाइड द सेल। यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स लिखा गया है, आपको ये ध्यान रखना है। माइक्रो मोलिक्यूल्स का क्योंकि साइज छोटा होता है तो ऐसा हो पॉसिबिलिटी है कि वो शायद पास भी कर जाएं सेल वाल से। यहाँ पे मैक्रो मोलिक्यूल्स हैं यानी बड़े हैं, इसलिए ये तो पास होंगे ही नहीं क्योंकि बैरियर की तरह एक्ट करेगी सेल वाल। और दूसरा सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करती है सेल वाल। ये आप आगे देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर होती है मिडल लैमेला, ये नीचे पाई जाती है सेल वाल से। तो अगर सेल वाल अलाउ ही नहीं करेगी इंटरेक्शन को, यानी जो एसोसिएशन होता है नेबरिंग सेल्स का उसको, तो मिडल लेवला कर ही नहीं पाएगी उनको ग्लू। तो कैसे ये अलाउ करती है सेल वाल, तभी ऐसा हो पाता है। तो इसलिए सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी सेल वाल हेल्प करती है क्योंकि आउटर होती है ना मिडल लैमेला से। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। तो चारा एक प्लांट आपने पढ़ा होगा एल्गी के अंदर, एनसीईआरटी में उसको गिवन है, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं सी से, तो एल्गी सी से चारा और सी से कैल्शियम कार्बोनेट। एंड कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली एक और एनिमल में पाया जाता है, बेसिकली जो सीलन ट्राटा होता है ना, उसमें कोराल्स पाए जाते हैं, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्केल्टन बना होता है। तो वहाँ पे भी होता है कि, तो ये एक दो जगह हैं जो जहाँ पे आपको पता होनी चाहिए लोकेशन कैल्शियम कार्बोनेट की। इससे आप याद रखेंगे कि चारा क्योंकि एल्गी होती है इसलिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का मिनरल्स भी पाया जा सकता है सेल वॉल में। उसके अलावा सेलुलोज तो सभी प्लांट्स की सेल वॉल में होता है, तो ये तो ऑब्वियस है। गैलेक्टेंस और मेनेंस आपको याद रखने हैं, होते हैं एल्गी में। देखिए मानिटोल आपने पढ़ा होगा, ब्राउन एल्गी में होता है। मानिटोल से आप मेनेंस याद रखेंगे, और मेनेंस और गैलेक्टेंस ये दोनों के पीछे ANS आ रहा है, तो गैलेक्टेंस आपको मेनेंस के साथ याद हो जाएगा। तो इस ऐसे आप कंपोनेंट्स याद रखेंगे सेल वॉल के एल्गी में। वाइल अदर प्लांट्स जो हायर प्लांट्स होते हैं एल्गी के कंपैरिजन में, उनमें सेलुलोज तो होगा ही, इसके अलावा हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन्स पाए जाएंगे। बेसिकली पैक्टिन भी एक टाइप का प्रोटीन ही होता है। एंड ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में आता है, दैट दिस पैक्टिन्स फॉर्म द वाल कंपोनेंट ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में ये पैक्टिन पाया जाता है, तो वहाँ से आपको याद रह जाएगा क्योंकि पोलन ग्रेन हायर प्लांट्स में ही होता है ना। एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स ही होते हैं, तो अदर प्लांट्स है एल्गी से, तो इससे आपको याद हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे पैक्टिन है, तो पैक्टिन होता है इनमें। इसके अलावा सेलुलोज तो मेनली होगा, और हेमी सेलुलोज होता है। ये अनाटमी और फ्लावरिंग प्लांट से आपको याद होगा क्योंकि कोलन कायमा के अंदर पाया जाता है ये हेमी सेलुलोज, और एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है वो भी एंजियोस्पर्म्स है, तो एल्गी से अलग है वो, अदर प्लांट्स की कैटेगरी में आएगा। तो इससे आप ये चारों याद रख सकते हैं। प्रोटीन्स तो मैंने बता दिया कि पैक्टिन्स होते ही हैं, तो ये चार कंपोनेंट होते हैं अदर प्लांट्स में, और एल्गी में चार होते हैं, ये आपने याद कर लिया। सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल जो पहले आती है सेल वॉल प्राइमरी बोलेंगे उसको, is capable of growth and which gradually diminishes as the cell matures, and secondary wall is formed on the inner towards the membrane side of the cell। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है यार, जब प्राइमरी वॉल ग्रो करेगी और डिमिनिश करेगी उसके बाद, यानी झड़ेगी वो सेल से, तो आउटर होगी ना, वो आउटर साइड से झड़ जाएगी और इनर साइड जो बचेगी दैट वुड बी सेकेंडरी वॉल। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इनर साइड ही बनती है टुवर्ड द मेम्ब्रेन साइड द सेकेंडरी सेल वॉल। या द मिडल लैमेला is a layer mainly of calcium pactate which holds or glues different neighboring cells together। तो ग्लू करती है नेबरिंग सेल्स को मिडल लैमेला, ये हमने पहले भी देखा था। कैल्शियम पैक्टेट से ये बनी होती है, ये आपको याद रखना है। हमने देख ही लिया कि अदर प्लांट्स में पैक्टीन्स पाया जाता है सेल वॉल में, तो पैक्टीन से आप पैक्टेट याद रखेंगे, कैल्शियम पैक्टेट से ये बनी होती है मिडल लैमेला। और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है एल्गी के सेल वॉल में, ये मैंने आपको लर्न करवा दिया। तो इनको डिफ्रेंशिएट आपको करना आना चाहिए, कंफ्यूज मत करिएगा कौन से में कैल्शियम कार्बोनेट होता है कौन से में पैक्टेट होता है।
और द सेल वॉल एंड मिरर लैमेले मे बी ट्रेवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स। तो ये जो हमने ऊपर चीज़ पढ़ी थी सेल टू सेल इंटरेक्शन, ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू भी होता है। एंड अगर सेल वॉल अलाउ ही ना करे अपने में से क्रॉस हो जाने को प्लाज्मोडेस्माटा को, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा ये इंटरेक्शन? नहीं ना। तो इसलिए सेल वॉल हेल्प करती है सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी, एंड प्लाज्मोडेस्माटा दोनों चीज़ों को क्रॉस करता है। मिडल लैमेला का तो करेगा ही क्योंकि सेल वॉल को ही कर रहा है ये जो आउटर मोस्ट होती है, तो इससे पहले जो मिडल लैमेला आएगी उसको तो करेगा ही। सो आपको ध्यान रखना है प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस दे क्रॉस बोथ ऑफ देम एंड दैट्स हाउ दे इंटरेक्ट टू सेल्स टुगेदर, cause cell to cell interactions by connecting the cytoplasm of the neighboring cells. Now endomembrane system, while each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function. Now we know very well अगर structure distinct है तो function भी क्योंकि उससे associated होता है। How intermix are these two things, structure and function, we know very well. So अगर distinct structure में तो function में होगा ही। हर एक ऑर्गेनेल की डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है और फंक्शन होती है, ये हम आगे देखने भी वाले हैं जब इन सब को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन व्हेन दे आर प्रेजेंट टुगेदर दे कंस्टिट्यूट एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। एक दूसरे के जो फंक्शंस होते हैं ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं इन ऑर्गेनल्स में, कोऑर्डिनेटेड होते हैं फंक्शन, इसलिए इनको एक सिस्टम के अंडर पढ़ा जा सकता है जिसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। बिकॉज ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेनस होते हैं, इसलिए इसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है। एंड एंडो सर्टेनली इसलिए क्योंकि इसकी शुरुआत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है, तो वहाँ से एंडो आया। दिस सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो इन सब के फंक्शंस लिंक्ड होते हैं, ये सीक्वेंस में ही गिवन है, चारों ऑर्गेनल्स आगे गिवन है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चारों होते हैं एंडोप्लाज्मिक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट। सिंस द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, these are not considered the part of the endomembrane system। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे, क्योंकि यहाँ चारों का सीक्वेंस में फंक्शंस मेंशन्ड है जो कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं। ये इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसके अलावा कितने और भी ऑर्गेनल्स हो सकते हैं यार सेल में, तो कौन से हिस्सा नहीं है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चार जो हिस्सा होते हैं जो कि यहाँ गिवन ही हैं वही याद रख लीजिए, उनके अलावा जो भी होगा वो पार्ट नहीं होगा इस सिस्टम का। द फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम। अब इसका सिनोनिम ही होता है रेटिकुलम का नेटवर्क, इसको ही बोलते हैं नेटवर्क of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm is called endoplasmic reticulum। तो प्लाज्मिक वर्ड इसी से आया है, जो साइटोप्लाज्म से, यानी इनसाइड द साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म जो स्ट्रक्चर्स टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड होती हैं उनको ईआर बोला जाता है। एंड टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, ये हमने देख ही लिया, ट्यूब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। Hence, ER divides the intracellular space into two distinct compartments. First one is luminar, which is inside ER, and extraluminar, which is cytoplasm। तो ER के आउटसाइड साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनल। ल्यूमन का मतलब ही होता है किसी चीज़ का इंटरनल कंपार्टमेंट, उसके अंदर का जो हिस्सा होता है। ये आगे भी आने वाला है, इसी चैप्टर में आएगा, maybe in the paragraph of side chloroplast। एंड द सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनर, मीन्स आउटसाइड ल्यूमिनर, जो कि इस केस में है साइटोप्लाज्म। तो दो हिस्सों में ईआर डिवाइड करता है। ये इतनी ज़्यादा स्प्रेड होती है ना, स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, तो इस ऐसे आप बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में सिर्फ दो ही हिस्से हैं, एक जो ईआर के इनसाइड वाला हिस्सा यानी जो ईआर कंस्टिट्यूट कर सकता है और करता है, और एक दूसरा साइटोप्लाज्म। तो इतनी ज़्यादा फैली होती है ये स्ट्रक्चर inside the cytoplasm। The ER often shows ribosomes attached to its outer surface
एंड जिसमें ये अटैच्ड होते हैं आउटर सरफेस पे, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। In the absence of ribosome, they appear smooth and they are called hence smooth endoplasmic reticulum। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। RER is frequently observed in the cells involved in protein synthesis and secretion. These must be clear to you because RER में राइबोसोम्स पाए जाते हैं एंड राइबोसोम्स एसोसिएटेड होते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस से। सो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये जब न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, उसके साथ उसके बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्सटेंसिव का मतलब इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड कंटिन्यूअस का मतलब इट इज इन कंटिन्यूटी विद द मेम्ब्रेन। कोई भी बीच में गैप नहीं है उनके, एक साथ ही होता है प्रेजेंट ये ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। In animal cells, lipid-like steroidal hormones are synthesized in SER। तो स्टेरॉयड हॉर्मोन्स लिपिड से बने होते हैं, ये आपको पता लगेगा जब केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर आप पढ़ लेंगे, वहाँ पे इनके बारे में आता है। एंड SER सिंथेसाइज करता है लिपिड्स को, ये आप ऑल्टरनेटिवली याद रख सकते हैं क्योंकि RER प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है तो इसका अल्टरनेट स्मूथ वाला लिपिड सिंथेसिस करेगा।